गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइनली साइंस की क्लास आपकी लास्ट 2 डेज से जो नहीं हो पाई थी, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज़ लाइट। लाइट को अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्रकाश कहते हैं। और भाई लाइट होता क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, एक तरह की एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा हम अपने आसपास के चीज़ों को देख पाते हैं, या कहे कि एक ऐसी ऊर्जा जिसके बिना हम अपने आसपास की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है, जो भी है, लिविंग नॉन लिविंग, वो सभी की सभी अगर हमें दिखाई देती है तो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की वजह से दिखाई देती है। आसपास हमारे दो तरह के ऑब्जेक्ट भी होते होंगे, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उन्हीं को कहते हैं जिनके पास खुद की अपनी लाइट एमिट करने की क्षमता हो, एमिट कर सके, जो अपनी लाइट को प्रोड्यूस करके भाई ट्रांसफ़र करें। और नॉन ल्यूमिनियस वो होते हैं जिनके पास जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते, जिनके ऊपर दूसरी लाइट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट आकर और उसकी वजह से वो शाइन करते हैं। अब एग्जांपल है मून को। कुछ बच्चों को ये लगता है कि मून के पास खुद की ही लाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मून के पास कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें रात को चमकता हुआ नज़र आता है। तो मून भी हमारा एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब कहोगे सर आज ये किस तरह की क्लास है, हमारी बोर्ड पर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी थ्योरेटिकल क्लास थी बेटा जी, तो बोर्ड पर अभी इतना ज़रूरी नहीं है। जब हम इमेजेस वगैरह बनाएंगे तो वो बोर्ड पर हम समझाएंगे। अभी सिर्फ थ्योरी है और बहुत इजी है। इसमें जो जितनी भी थ्योरी है इस चैप्टर की बहुत सिंपल है। बस मेन कॉन्सेप्ट जो हमें समझना, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और रे डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है भाई। तो अब लाइट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखो ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं आपके नोट्स से ही डिस्कस कर रहा हूँ जो हमने आपके पास भेजे हैं। देखो भाई लाइट के नेचर, यहाँ पर दो नेचर के बारे में बात की गई है, एक वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। जो नेचर ऑफ लाइट है वो इन दोनों थ्योरी पर बेस्ड है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि एक तरंगे है ये। अब आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा था, वेव्स क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करके मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए, जिसको अपना पाथ बनाने के लिए ना सॉलिड की ज़रूरत है, ना लिक्विड की, ना गैस की, किसी मीडियम की इसको कोई नीड नहीं होती। ये अपना प्रोपोगेशन खुद से कर सकती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। दूसरी बात है पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते, जो लाइट है वो पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, और जितने भी ये लाइट होती है वो सारी की सारी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वेरी हाई स्पीड। अब लाइट की स्पीड के बारे में तो बेटा जी आप सभी को मालूम ही होगा। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप खुद देख लीजिए कितनी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। सनलाइट की जो रेज़ होती है वो वहाँ से हमारे पास आने में सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ के सरफेस तक आने में 4 से 5 मिनट का टाइम लेती है, जबकि करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत हाई होती है। अब इसमें एक और स्टार बना के एक बात की गई थी कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, यानी कि वो वेव्स की फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल्स भी। डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे कि कहाँ उसको वेव्स की रिक्वायर्ड है और कहाँ उसको पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। रिफ्लेक्शन किसको कहते थे कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वापस उसी सरफेस से आ जाती है, या कह सके सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, अगर किसी भी प्रकाश की किरणों का वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब किरण का मतलब यहाँ पे रेज है, और रिफ्लेक्शन में बेस्ट रिफ्लेक्टर किसको कहा गया है? सिल्वर को कहा गया है। सिल्वर वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। और कहते हैं भाई जो भी जैसे प्लेन मिरर होता है उसके पीछे एक सिल्वर की कोटिंग होती है और उसके ऊपर पेंट किया जाता है, ताकि भाई जो प्लेन मिरर है वो बढ़िया से बढ़िया रिफ्लेक्शन दे। अच्छा भाई रिफ्लेक्शन अच्छा हो उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक तो भाई नेचर कैसा है ऑब्जेक्ट का, दूसरा पॉलिश्ड होना चाहिए अच्छे से,
और शाइनिंग होना चाहिए। जितना ज़्यादा शाइनिंग और पॉलिश्ड होगा, स्मूथ होगा सरफेस, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अब भाई कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, बेसिक डेफिनेशंस है ये, आगे और भी आएंगी, जैसे कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पांचों की पांचों मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए, इंसिडेंट रे उस रे को कहते हैं जो रे किसी भी मिरर पे, जब मिरर पे जो रे पड़ती है उस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे, यानी कि ये रही। जो रे इंसिडेंट मिरर पर टकराने के बाद जो वापस आती है उस रे को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ पर, आई रिपीट, जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराती है उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई। अब इस इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बीच में एक नॉर्मल देखिए, नॉर्मल ना तो कोई भाई लाइन नहीं कहते कि इमेजिनरी लाइन होती है, नॉर्मल फाइंड आउट कर, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि पास ऑन होती है कहाँ से, आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। इसी के बीच में बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी था, आई गेस समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर से मीटिंग में डिस्कस कर लेना इस बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते बेटा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने 8th क्लास में ही पढ़ा है, 7th क्लास में ही पढ़ा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इसके दो नियम है कि भाई पहला नियम क्या है कि प्लेन मिरर के ऊपर, यानी कि मिरर कहो या किसी भी सरफेस के ऊपर कहो, कि एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये चारों के चारों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। सपोज मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है और वापस आ जाती है, और आपको कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वहाँ पे 45 डिग्री है, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट नोट है बेटा जी, अगर मान लीजिए लाइट एंगल पे ना होके परपेंडिकुलर टकरा जाए, मान लीजिए बिल्कुल सीधी जाए ऐसे, तो क्या होगा, तो लाइट अगर परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो वो उसी डायरेक्शन से वापस चली जाएगी। सपोज जैसे यहाँ नॉर्मल परपेंडिकुलर है आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ नॉर्मल से आती है तो वापस इसी डायरेक्शन से चली जाएगी। ये मैंने एग्जांपल बताया भी था। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों वहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी। अब बीम ऑफ लाइट, देखो बीम ऑफ लाइट बार बार आता है जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट एक साथ ट्रैवल करती है, यानी कि बंडल ऑफ लाइट रेज, उनको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मैं फिर से कहूँगा, ये मैंने हालांकि नोट्स में मेंशन नहीं किया, रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही कंप्लीट रिफ्लेक्शन कहा जाता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इनकम्प्लीट या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, जब भाई जो बीम ऑफ पैरेलल लाइट है, जितनी भी बीम है लाइट की, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे टकराए और एज इट इज़ पैरेलल ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाए, यानी कि जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भाई कब होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका कब होगा, जब आपका सरफेस स्मूथ होगा। जब आपका सरफेस अगर स्मूथ होगा, नेचर अच्छा होगा रिफ्लेक्शन का, तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है और ऐसे ही रे ऑफ लाइट आती है, तो टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो जाएगी और हमारा रिफ्लेक्शन पूरी तरह से प्लेस नहीं हो पाएगा। इसको कहते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए बेटा जी, रिफ्लेक्शन आपके डेली लाइफ में भी होता है। जितनी भी हम चीज़ें होती है आसपास, आप अपने आसपास देखोगे, चाहे एक दीवार हो, खिड़की हो, कूलर हो या पंखा हो, कोई भी चीज़ हो, हमें दिखती कैसे है, कहीं ना कहीं से उनके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ती है। वो रे ऑफ लाइट सनलाइट की भी हो सकती है, वो एक ट्यूबलाइट की भी हो सकती है, वो एक बल्ब की भी हो सकती है।
वो रे ऑफ लाइट उन ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और पड़ने के बाद सीधा का सीधा हमारी आइज़ में आती है। इसके बाद फर्दर ये आइज़ के अंदर उसकी एक इमेज बनती है और दिखाई देता है हमें। आप कहोगे सर ये इमेज कैसे बनती है, कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा फिजिक्स का ह्यूमन आई, उसमें हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये डाउट है ये धीरे धीरे हम आपके क्लियर कर देंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट है ये चैप्टर आपका 5 to 6 मार्क्स का आता है। इसमें एक न्यूमेरिकल या रे डायग्राम और कभी कभार डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है 1-2 नंबर में। ठीक है भाई, तो ये एक इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप इजीली आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जो रे डायग्राम हम कल को बनाएंगे वो बिल्कुल आपको अच्छे से आने चाहिए। एक और बात बेटा, साइंस का 10th क्लास में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो ज़्यादा आपको परेशान करने वाला है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भाई मुश्किलों का सामना करना पड़े या बहुत ज़्यादा आपको ये हो कि भाई मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को फिर भी समझ आती है, बच्चे फिजिक्स बायोलॉजी बच्चों को समझ आती है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि वो बेस को क्लियर नहीं करते। बेस क्या है केमिस्ट्री का भी, कि ढंग से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को समझना और ठीक तरह से भाई हमें फॉर्मूलों का नॉलेज होना। और वो हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। जिस बच्चे ने अभी भी नहीं करे हैं, मैं उससे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चा अपना आराम से उन चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़े और अब फिजिक्स की तरफ मूव करें। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, मंडे को होगी अब नेक्स्ट क्लास, उसमें हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर पे इमेज किस तरह की बनती है और किस तरह के उसके कैरेक्टर्स होते हैं। और हम जो दूसरा स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी मैथ्स की वीडियो भी आ गई है आपके पास, कल रात को आ गई थी और अभी साइंस की भी थोड़ी देर में आने वाली है। तो अपने आज जो भी आपके मैथ्स और साइंस के रिगार्डिंग जो डाउट हो वो अपनी शाम की मीटिंग में आप क्लियर कर लेना और अपना जो असाइनमेंट है वो अपना क्लियर कर लेना। हो सकता है शाम तक आपको मैथ्स का भी असाइनमेंट मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।